नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मनोज वर्मा। और आज ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ताज़ा वो बीजेपी में गए हैं और हाल ही में जो पहली सूची आई उसमें स्टार प्रचारक का दर्जा पार्टी ने उन्हें दिया। हमारे साथ आज हैं स्टूडियो में सुरेश पचौरी जी। बहुत स्वागत है आपका पचौरी जी। बहुत धन्यवाद। और तमाम सारे लोगों के मन में एक जिज्ञासा है, कांग्रेस के साथ साथ जो आम वोटर हैं उसके भी, कि 5 दशक का साथ अचानक ऐसा क्या हुआ जो छोड़ना पड़ा। और जाहिर सी बात है अचानक तो कुछ नहीं हुआ होगा। देखिए, आपने प्रश्न सही किया और ये लोगों के मन में ये विचार आना स्वाभाविक है। जहाँ मुझे पद और प्रतिष्ठा मिली वहाँ से मेरा साथ छोड़ना निश्चित रूप से कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है, कोई मजबूरी और लालच में उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि ये भारी मन से उठाया गया कदम है। प्रश्न ये है, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, उसके लिए हम आभारी हैं जी। लेकिन कांग्रेस को हमने भी अपनी ज़िंदगी दे दी। समर्पित भाव से जो जो जिम्मेदारी और जवाबदारी कांग्रेस ने सौंपी, हमने कोशिश की कि हम उन कसौटियों पर खरे उतरें। मिसाल के तौर पर जी। जब हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने उस समय 38 सीट कांग्रेस पार्टी की थी। 2008 के चुनाव में 2003 में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 2008 के चुनाव में 38 से 71 विधानसभा की सीट कांग्रेस की हुई। 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 4 से 12 सीट कांग्रेस की हुई। इसी बीच में जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के, उसमें भी सीटों में हमने बढ़ोतरी की। अब रही मंत्री पद पर रहते हुए किए गए कार्यों का मूल्यांकन, तो रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री के रूप में या कार्मिक राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में उस समय के हमारे कार्यों का मूल्यांकन किया जाए तो ये कहीं भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि हम उन कसौटियों पर खरे नहीं उतरे। लेकिन 2011 के बाद क्या है, बात आती है धैर्य की, संयम की। 2010-11 के बाद जी 2023 तक क्या है, अब पद न मिले लेकिन जो अनुभव का लाभ लेना चाहिए वो तो लिया जाए। बात ये होती है, सम्मान मिला तो क्या सम्मान एक समय सीमा के बाद देना बंद करके अपमान करना चाहिए? बिल्कुल, उसमें कोई ये कौन सी एक्सपायरी डेट तो है कैटेगरी नहीं कि ये इस कि डेट तक, सम्मान के बाद अब अपमान सहने का दौर आ गया है। और एक्सपायरी भी नहीं उसकी कि इस डेट तक हम आपको सम्मान देंगे, इसके बाद नहीं देंगे कोई। बिल्कुल। ये जो मौजूदा स्थितियां कांग्रेस की, इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि आप भी उस डिसीजन मेकर रहे हैं जो आपने जिक्र किया है। उस समय कई सीटें ऐसी थी, इंदौर का भी मुझे याद है कि लीड 10,000 तक रह गई थी सुमित्रा महाजन की, लगातार वो सीट भी आप जीत जाएंगे। और अब जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, तो क्या दिग्विजय सिंह, क्योंकि 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद कांग्रेस 20 साल सत्ता से बाहर है, कमलनाथ अध्यक्ष रहे, तमाम सारे लोगों ने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन जब जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो ठीकरा उन पे फोड़ रहे हैं, खुद ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि कांग्रेस की प्रभाव या कांग्रेस की जो मौजूदा हाल है उसके जिम्मेदार हम सब हैं। ये तो मैं ये कह सकता हूँ, कुछ तो बात होगी, वरना यूं ही लोग बेवफा नहीं होते। कुछ ना कुछ गंभीर मन को चोट लगने वाली बातें हो रही होंगी जिसकी वजह से सालों से जो पार्टी में रहे वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आप देखिए, जो नज़दीक कहे जाने वाले लोग थे, हेमंत विश्वा शर्मा, बिल्कुल, RPN सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, ये किनके नज़दीक थे? बिल्कुल, मिलिंद देवड़ा, रवनीत सिंह, अशोक चौहान, अभी बेन सिंह जी के पोते बिल्कुल हो गए, नवीन जिंदल, ये किनके नज़दीक थे? आखिर कुछ तो बात होगी कि वो मजबूर हो रहे हैं। केवल ये कह दिया जाए कि ये अवसरवादी हैं, केवल ये कह दिया जाए कि ये किसी लोभ या लालच में गए। कोई लोभ और लालच में इतने समय तक जिस पार्टी में रहा उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जाता है। फिर कोई कहा जाए कि इनको कोई डर था,
अरे किस बात का डर? हमारे खिलाफ क्या कोई इंक्वायरी शुरू हुई है? हमारे खिलाफ तो अपने राजनीतिक अपने इतने दिन के जीवन काल में एक भी कोई इंक्वायरी शुरू नहीं है। ये आरोप तो तो आपके विरोधी भी नहीं लगाते हैं आप पर। बिल्कुल तो जो अभी एक सेफ साइड ये मिल गया है, तमाम सारे लोग जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, दूसरी पॉलिटिक्स से बीजेपी में आ रहे हैं, वो राम मंदिर का एक इशू बनाते हैं कि जिसके कारण वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। पीसीसी के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें उमंग सिंगार भी हैं, जीतू पटवारी, और बड़ा बड़ा एक उन्होंने लिखा है कि राम मंदिर बनने पर राजीव गांधी का सपना साकार हुआ, और उसी गांधी परिवार की ओर से चिट्ठी लिख दी जाती है राम मंदिर को लेके। तो वास्तव में आहत किस बात से हुए? मैं द्विपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य जी। हूँ। और राम मंदिर के मामले में स्वामी स्वरूपानंद जी, सरस्वती जी भी पक्षधर रहे, और समय समय पर उन्होंने जो भी प्रधानमंत्री रहे उनसे बात की, जो भी राष्ट्रपति रहे उनसे बात की, और इस बात की उन्होंने पुरजोर कोशिश की कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए। और मैं उस सब मामले में प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूँ, क्योंकि जब भी मुलाकात इन संबंधित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से होती थी, मैं साथ रहता था। बिल्कुल। रही बात प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन की, देखिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो आयोजन हो रहा था वो एक चिर प्रतीक्षित आयोजन था, जिसकी बाट देशवासी बहुत सालों से जो रहे थे। ये एक प्रसन्नता का विषय था बहुसंख्यक राम भक्तों के लिए। बहुसंख्यक राम भक्त बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो मुहूर्त देख रहे होंगे, जो बहाने कर रहे होंगे कि अब कैसे आरोप लगाएं, लेकिन देश के बहुसंख्यक राम भक्त इस आयोजन से प्रसन्न थे, और उनका ये कहना था कि इसमें हमको प्रसन्नता व्यक्त करना चाहिए। और उसी समय मैंने भी बयान सार्वजनिक रूप से जारी किया था कि ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। अब उस निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया जाए, शब्दावली ये हो ठुकरा दिया निमंत्रण, ये शब्द उपयुक्त नहीं है। मैं जो द्वारका के शंकराचार्य परम पूज्य सदानंद जी महाराज से भी मिला इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के पहले, तो उन्होंने भी कहा कि इस आयोजन का स्वागत करना चाहिए। तो कुछ लोग बहाने कह रहे थे कि ये विरोध कर रहे हैं, मुहूर्त नहीं है ये। अरे हम कहाँ से महामंडलेश्वर बन गए? बिल्कुल। जब विद्वत परिषद ने ये फैसला किया, आयोजन का मुहूर्त निकाला, तो उसका स्वागत करना चाहिए। आप केंद्र में लंबे समय रहे, तमाम सारे प्रधानमंत्रियों राष्ट्रपतियों से नज़दीकी रही। दो चीज़ बड़ी चर्चा होती है कांग्रेस में कि जब जो मंदिर बना उसका क्रेडिट वो राजीव गांधी को देते हैं कि ताला खुलवाया था, और जो ढांचा गिरा उसकी तोहमत वो नरसिम्हा राव पर लगाते हैं। पर्दे के पीछे कई बार ऐसा हुआ कि चंद्रशेखर से लेकर तमाम सारे लोगों ने प्रयास किए। तो आपको लगता है कि वाकई जो क्रेडिट और डिस्क्रेडिट का खेल चल रहा है? देखिए बात क्या है कि क्योंकि दोनों इस दुनिया में अब नहीं है। मनोज जी, जब ताला खुला, आप तिथि देख लीजिए, कांग्रेस का दौर था। जब शिलान्यास हुआ 1989 में नवंबर में, तो उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो तिथि देखें तो उस समय जो ओहदेदार थे उनसे कैसे नकारा जा सकता है। लेकिन अभी जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, तो उस समय ओहदेदार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो वो उनको अगर श्रेय जाता है या वो इसमें दिलचस्पी लेते हैं, तो इसमें आपत्ति उठाने वाली बात क्या है? भाई कोर्ट का फैसला था, कोर्ट का फैसला ये रहा कि वहाँ श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए। उस फैसले के परिपालन में अगर वर्तमान सरकार एक्ट करती है तो इस पर तो प्रसन्नता व्यक्त करना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की मौजूदा स्थिति, ऐसा नहीं कि जो कांग्रेस में आप चूँकि कुछ दिन पहले तक ही थे कि उसका मर्ज क्या, उसकी दवा का ये कांग्रेस को भी पता, लेकिन हो ये रहा कि जो आपने जिक्र किया था पहले, राहुल गांधी की बात करें या नए नए जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जब आप जैसे नेता भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है कांग्रेस का मैदान समतल हो गया, एक ही टोट चली गई है, इस तरीके के बयानबाजी होती है। लेकिन ये कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा है कि जो नेताओं ने 5 दशक दिए, 3 दशक दिए, 2 दशक दिए, वो पार्टी में क्यों छोड़ के जा रहे हैं, वो साथ में बने रहें।
और एक लिस्ट वो जारी कर देते हैं कि साहब ये देखिए बीजेपी में इतने लोग गए थे, ये सब डंप हो गए, इनको कुछ नहीं मिला। आपके लिए भी कहते हैं कि इनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही एक तस्वीर आती है दिल्ली की, जिसमें आप अमित शाह के साथ दिखाई देते हैं, और जो पहली सूची आती है उसमें निश्चित तौर से आपको भी लगा होगा कि जब आपको एकदम स्टार प्रचारक बनाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए, मेरे जो संपर्क हैं उनके मद्देनज़र मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की जो जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का विनम्रतापूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात ये है कि आज देश की क्या परिस्थिति है मनोज जी, जी आज आवश्यकता इस बात की है कि हम विचार करें कि इस देश का नेतृत्व कौन करे, कौन इस देश का प्रधानमंत्री बने। तो बहुत सहजता से ये स्वीकार किया जा सकता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भाजपा में आ गया हूँ, ये आम देशवासी के मन में ये भावना आ गई है कि इस देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी करें। जी ये आम लोगों के मन में बात आ गई है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन परंपरा के परिपालन के लिए ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी जी को अवसर दिया जाए। ये आम लोगों के मन में ये भावना आई है कि आम गरीबों के उत्थान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को अवसर दिया जाए। ये लोगों के मन में है ये बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आम कांग्रेसियों में एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि जिस प्रकार से स्थितियां बना रही, नेताओं को मजबूर होना पड़ रहा है छोड़ने के लिए, कोई स्वेच्छा से तो जाता नहीं है। आप भी उदाहरण है कि कई सारे नेता वो अपने पुत्रों का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं कि जो तपे तपाए नेता वो चले जाएं और युवा नेता उस दौड़ में ही नहीं आ पाए। देखिए, मैं तो केवल यही कह सकता हूँ, मेरे बच्चों को तो किसी को राजनीति में नहीं आना, ना तो मुझे पुत्र मोह है और ना मुझे कुर्सी का मोह है। इसलिए सार्वजनिक तौर पर मैंने ये कहा कि मैं किसी पदलिप्सा के लिए, मैं किसी कुर्सी की खातिर इस पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, और ना मैं किसी भय या डर से जा रहा हूँ। मेरे सामने इस समय राष्ट्र सर्वोपरि है। आप देखिए कि कांग्रेस का रीति नीति, सिद्धांत और विचारधारा क्या थी। पंडित नेहरू ने कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी की बात की थी, बिल्कुल जातिवाद की बात नहीं की थी। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था 80 में, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। जातिवाद को उभारा नहीं गया था। राजीव गांधी जी ने जब पार्लियामेंट में मंडल कमीशन की डिबेट में भाग लिया था 6 सितंबर 1990 को, तो उन्होंने ये कहा था कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम विचार करें कि जातिवाद को ना उभारा जाए, बल्कि सारी जातियों का सम्मान किया जाए, साथ लेकर चला जाए। आज क्या स्थिति? तो आपको लग रहा है ये जो जाति की बात हो रही, कांग्रेस कर रही है, तमाम सारे क्षेत्रीय दल कर रहे हैं, इससे देश को कुछ फ़ायदा है या आम लोगों को कुछ फ़ायदा है? ये समयोचित नहीं है, ये देश के लिए अनुकूल नहीं हो पाएगा। हमें, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है भारत के, इसमें सभी धर्मों की रक्षा करना, सभी धर्मावलंबियों का सम्मान करना और सबको साथ लेकर चलने की बात कही हुई है। धार्मिक भावनाओं को और जातिगत भावनाओं को उभारने की बात नहीं कही हुई है। आपको लग रहा है कांग्रेस को इससे कुछ फ़ायदा होगा? क्योंकि जो आपने नाम गिनाए, तारीख सहित रेफरेंस दिया है कि इंदिरा गांधी की बात हो, चाहे राहुल गांधी की, अब जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे कुछ कांग्रेस का भला होगा? क्योंकि कई सारे दृश्य हम देखते हैं, कभी वो मैकेनिकों के साथ नज़र आते हैं, कभी वो ट्रक ड्राइवरों के साथ नज़र आते हैं, और अगर 20 साल के संसदीय कैरियर में अगर उनको ये पता करना पड़ रहा है, वो वजह इसके कि कांग्रेस कमज़ोर क्यों हो रही है या उसको मजबूत कैसे किया जाए? भाई, कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी कोई कार्यक्रम, नीति और एक्शन प्लान तैयार हो तो हमें पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तरफ भी देखना चाहिए, ये कांग्रेस को विचार करना चाहिए। लेकिन उनके विचारों से डेविएट होकर अगर कांग्रेस चलती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान होता है और नुकसान हुआ है। रीति नीति की बात की आपने, सेवा दल की भी आप अध्यक्ष है राष्ट्रीय। वो सेवा दल तब जिस मौजूदा स्थिति में था और आज जिन स्थितियों में है, तो लगता है कि चूक कहाँ हो गई होगी? क्योंकि संघ कहाँ पहुँच गया और सेवा दल कहाँ पहुँच गया है?
देखिए 1923 में कांग्रेस सेवा दल की स्थापना हुई, बिल्कुल। आरएसएस उसके बाद बना 1925 बना। 1925। जब झंडा सत्याग्रह हुआ तो उस समय उस आंदोलन की परिणति ये थी कि सेवा दल की स्थापना हुई। सेवा दल के माध्यम से ट्रेनिंग देने की बात कही जाती है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना और समाजवादी समाज की रचना की बात कही जाती है। आज जो स्थिति है मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि अब मैं उस पार्टी में नहीं हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया हूँ। आप फिर ये प्रश्न करेंगे कि आप शामिल होकर कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहता हूँ कि मैंने जो थोड़े से दिन में अनुभव किया है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हों या साथी हों, वो बहुत खुले दिल से बात करते हैं, खुले दिल से मिलते हैं। उनमें व्यवहारिकता, सज्जनता दिखती है, उनमें कुटिलता नहीं दिखती है। तो मैं इस चीज़ से प्रभावित हुआ हूँ और मैं तो अभी इस पार्टी में बिल्कुल नया हूँ, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मात्र अभी तो मैं 1 महीने का भी नहीं हुआ हूँ। मैं बहुत एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में लो प्रोफाइल में मुझे जो संगठन दायित्व देगा, जिम्मेदारी देगा, मैं उसका पालन करूँगा। कुटिलता का आपने जिक्र किया, तो इससे निश्चित तौर पर आप कांग्रेस में 2-4 रहे होंगे। कोई ऐसे प्रसंग अगर आप बताना चाहें, क्योंकि जो बार बार याद कर रहे हैं कि संघर्ष में कोई साथ खड़ा नहीं हो रहा है, तो जब आपने संघर्ष किया तो ये तमाम सारे लोग जो आज सवाल उठा रहे हैं, ये भी मौजूद में नज़र नहीं आते थे। मनोज जी, संघर्ष मेरे जीवन की कार्यशैली रही है। 77 से 80 के बीच जब जनता पार्टी का दौर था, तब हमने संघर्ष किया है सड़कों पर और कई केसेस हमारे ऊपर लदे। जब गैर कांग्रेसी सरकार दिल्ली में बनी, उस पीरियड में हमने संघर्ष किया है। जब गैर कांग्रेसी सरकार मध्य प्रदेश में रही, उस पीरियड में हमने संघर्ष किया और हम पर अनेक प्रकरण चले हैं जी। तो ये बात नहीं कही जा सकती। आप कोई भी दौर देख लीजिए, मैंने 77 से 80 के बीच के दौर का आपको जिक्र किया है। 89 से 91 का दौर एक था, वो भी संघर्ष का दौर था। इसी प्रकार से 96 से 2003 के बीच का दौर था, वो भी संघर्ष का दौर था, जब केंद्र में दूसरी सरकार थी। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी किया। अब आप कहेंगे आपके समय क्या हुआ? जब मैं 2007 और 8 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हुआ, तो हमने विधानसभा का घेराव किया अनेक मुद्दों को लेकर। उस पीरियड में मुझे चोट लग गई, लंबे समय चोट लगी, भर्ती भी रहे। मैं बिल्कुल, आपने ठीक कहा, मैं अस्पताल में भर्ती 3 महीने रहा। मेरी 6 की 6 रिब्स की हड्डी टूट गई थी, 6 की 6 रिब्स टूट गई थी। अब आप कहेंगे फिर कोई जो सीनियर कांग्रेसी आज मुझे संघर्ष की सलाह दे रहे हैं, ये अस्पताल देखने तक नहीं आए। मैं जब एम्स में 3 महीने एडमिट रहा, श्रीमती सोनिया गांधी जी तो हालचाल स्वास्थ्य का पूछती रही, नारायण स्वामी एज इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आते रहे, राहुल गांधी खुद अस्पताल एम्स में देखने आए। इन नेताओं को एक पल भी फुर्सत नहीं मिली कि ये फ़ोन पे ही हालचाल पूछने देखने आने की तो बात हो। दूसरा संघर्ष का दौर, जब किसानों को पाले और तुषार से मुआवजा देने की बात थी, तो उस समय हम बैठे, हमने 7-8 दिन रहे, प्लेटलेट कम हो गए, लेकिन हम उठे नहीं। जब केंद्र से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 424 करोड़ रुपए भेजा, तो उसके बाद हम उठे। लेकिन देखने ये सीनियर नेता जो संघर्ष की बात कर रहे हैं, ये एक बार भी नहीं आए। अब संघर्ष की बात और निष्ठा की बात आप किससे कहेंगे? भोपाल जिला पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव था, जो नाम अभी चलाया गया था इन नेताजी के द्वारा, वो 2 दिन पहले 4 दिन पहले भाजपा में शामिल होकर वहाँ से अध्यक्ष बन गए। वो संघर्ष की बात कह रहे हैं। हम अपने कांग्रेस के वोटर को लेके रह गए घर में। तो ये सब लोगों ने देखा है, ये लोगों ने देखा है कि जब 2008 में चुनाव हुआ, ठीक है, मुंबई ब्लास्ट हुआ, 26/11/27 को इलेक्शन था, पोलराइजेशन हुआ,
लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो खड़े हुए, पूरे मेरे कांग्रेस के आदरणीय कार्यकर्ता और नेता जो कुछ हैं वो जानते हैं कि रेबल कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो रेबल कैंडिडेट किससे जुड़े हुए थे, वो क्यों किससे खड़े खड़े किए किए थे और किस वजह से खड़े हुए थे। तो ये सब बेकार पर उपदेश कुशल बहुत तेरे हैं। उपदेश देना ठीक है, लेकिन अमल करना मुश्किल है। दो टारगेट की बड़ी चर्चा है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें और दिल्ली की बात हो रही है कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370। लग रहा है ये मैजिक आंकड़ा बीजेपी छू पाएगी। और छिंदवाड़ा को लेकर जो परसेप्शन चल रहा है खासतौर से, क्योंकि एक स्थिति तो ये आ गई थी अभी पिछले महीने तक कि कमलनाथ भी जा रहे थे, नकुलनाथ की भी चर्चा थी, घर पर भगवा झंडा भी फहरा गया था, बायो एक्स के बायो से तमाम सारी चीज़ें बदल दी भी गई थी। देखिए, मैं तो केवल एक बात कहूँगा कि अब की बार 400 पार, फिर इस बार मोदी सरकार। 29 निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश में 400 पार जब करने की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में हम जीत हासिल करेंगे। चुनावी राजनीति में वापस लौटने का कुछ विचार है? मेरा कोई विचार नहीं। अगर पार्टी चाहे तब भी नहीं। जो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में भाजपाई जा रहे हैं, एक आंकड़ा पिछले दिनों आया 12,500 लोग। आपके आने के बाद भी आपके कई सारे जो समर्थक हैं, एक नाम लिया जा रहा है शशांक भार्गव की, जिन्होंने 46 साल बाद विदिशा जैसी सीट कांग्रेस के खाते में डाली थी, वो उपेक्षा का शिकार है। अरुणोदय चौबे की बात कर लें, संजय शुक्ला की बात कर लें, तो ये जो सेकंड लाइन जो खड़ी होना थी कांग्रेस, वो कहीं आपको लग रहा है दिखते ही है कहीं? भाई, हर जिले से कांग्रेस छोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मोदी जी के प्रति अगाध निष्ठा, राष्ट्र के प्रति अगाध निष्ठा और वहाँ के जिले के क्षेत्रीय कारण। जो आपने बात शशांक भार्गव की कही, जो आपने बात संजय शुक्ला की कही, विशाल पटेल की कही, अर्जुन पलिया, ये एक्स MLA क्यों जा रहे हैं जी? कुछ तो वजह होगी ना। अब सब पे ये कहो, कोई डर है, कोई भय है, कोई लालच है, उससे जा रहे हैं। और उनके घर के लोग जब गए थे तब क्या डर और भय था? तब कोई डर और भय नहीं था। तो ये सब बातें कहने की है। किसने रोका था 2008 में कांग्रेस का साथ वो देते? किसने रोका था 2013 में? क्या हुआ था 2018 में? क्या हुआ? ये सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी कैसे गई, किसकी वजह से गई? तो ये सब जो है, अगर इसका विश्लेषण करता जाए तो ये पन्ने पलटेंगे तो बहुत सारी बात निकलेगी। इल्जाम तो 2023 में भी लगा, आलोक शर्मा जैसे प्रवक्ताओं ने कहा खुलकर, जिसमें नोटिस जारी करवाया। देखिए, मैं दिल्ली उन सब जाकर चीज़ों में अब नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो अपनी लंबी लकीर खींचता हूँ और मैं सकारात्मक सोच के साथ चलता हूँ। जी। मैं न कुशब्द का इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ और सबकी मंगल कामना की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मेरा ध्येय और मकसद बड़ा साफ रहता है कि मैं किसी की लकीर मिटाने के बजाय मैं अपनी लंबी लकीर खींचता हूँ। एक आखिरी सवाल, सुरेश पचौरी जी का अगला टास्क अब क्या है? देखिए, मैं वर्कहोलिक हूँ। काम करना की मेरी बचपन से आदत है। मेरी जवानी काम करते करते यहाँ तक पूरी हुई है। जी। मैं काम चाहता हूँ, मैं पद नहीं चाहता, लेकिन मैं काम चाहता हूँ। मैं काम करूँगा। रहा बात इस पार्टी के लिए, तो इस पार्टी में रह के मैं पार्टी के लिए और राष्ट्र के लिए काम करूँगा। राष्ट्र हित मैं सर्वोपरि मानता हूँ। मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारी जो वीर भारतीय सेना है उसके शौर्य पर सवालिया निशान लगाया जाए, उसके बारे में बोला जाए कि जरा सर्जिकल स्ट्राइक के नमूने पेश किए जाए। सबूत चाहिए। ये कभी नहीं हुआ इस देश में। मैं इन सब चीज़ों से सहमत नहीं रहता। तो राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर मैं आगे का अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद पचौरी जी, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। तो आपने सुना सुरेश पचौरी जी को, बेबाक रूप से उन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी है। तो शख्सियत में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।